एक बच्ची के पिता नहीं है बचपन से। एक के घर में उनके मम्मी और पापा जो हैं दोनों मिलकर, पापा जो है ठेले में कपड़ा बेचते हैं, घूम घूम के फेरी का काम करते हैं। कंचन के जो पिताजी है साथ में नहीं रहते और मम्मी जो है अटेंडेंट का काम करती हैं। मेरी प्रिपरेशन 13 से 14 घंटे रहती थी, सुबह 2 घंटे, फिर उसके बाद 9 बजे कोचिंग आते थे, तो 9 से 1:30 बजे तक कोचिंग करके 2 से 7 बजे तक पूरी लाइब्रेरी में रहते थे, फिर घर जाकर 9 से 11 पढ़ते थे। और फिर अभी मम्मी मैसेज की थी रिजल्ट आया, मैं बोली हाँ आया, तू खुश है तेरे मार्क्स से? मैं कुछ रिस्पॉन्स नहीं की। फिर जैसे उनको कटआउट मिला ना, तब वो खुश हुई। अभी वो खुश हुई, उनको सब कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं, तो मुझे वो ज़्यादा अच्छी लगी वो चीज़ें। आप क्या फील कर रही थी जैसे पता चला आपको कि पेपर लीक हो गया और उस वजह से कैंसिल कर रहे हैं? घर में नहीं रह रही थी, क्योंकि घर में रहती थी ना तो अच्छा नहीं लगता था मेरे को। तो पीडब्ल्यू जाके एटलीस्ट मैं देखती थी कि ठीक है ये लोग भी तो कर ही रहे हैं ना, तो मुझे भी करना ही पड़ेगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। अब बुरा तो लग रहा था सर, लेकिन लगा कोई नहीं, एक और बार। मतलब तुमको कब से लगा कि मुझे डॉक्टर बनना है और मुझे इस तरह के फील्ड पे जाना है? क्लास 2 से। करते रहोगे तो आप एट दी एंड एक गोल तक तो पहुंच ही जाओगे, तो बस वही था। बहुत सारे बच्चे ट्रॉमा में थे, इसीलिए तो उन लोग अपनी जान दे रहे थे ना। बीसीटी से हमारे तेसर जो हमारे मेंटोर थे, जो हमेशा आते थे, मोटिवेट करते थे हमें। तो अगर मैं डीमोटिवेट होती थी तो मेरे को बोलती थी कि तू मेरा सोना है। अगर आप कोई चीज़ हासिल करने के लिए खुद को तैयार कर रहे होते हैं और आपके पास सुविधाओं की कमी हो, उसका अभाव हो, तब संघर्ष और बढ़ जाता है। क्योंकि आपको सिर्फ उस चीज़ को पाने के लिए संघर्ष करना नहीं होता है, आपके आसपास जिस चीज़ों की कमी है, जिन चीज़ों की कमी है, उनको ये विश्वास करते हुए कि उस कमी को दूर करते हुए और उस कमी के साथ आगे बढ़ना है। तो ये भी एक संघर्ष होता है। सिर्फ आप पढ़ाई करके संघर्ष नहीं कर रहे होते हैं, 12-12 घंटा आप पढ़ के संघर्ष नहीं कर रहे होते, आपको बहुत सारी चीज़ों का संघर्ष करना होता है। जब आप बहुत साल संघर्ष करते हैं या 1 साल 2 साल आप संघर्ष करते हैं, संघर्ष करने के बाद आप किसी एग्ज़ाम में बैठते हैं, एग्ज़ाम में बैठने के बाद फिर आपको जब ये पता चलता है कि वो एग्ज़ाम किसी वजह से कैंसिल हो गया, तब फिर आपके ऊपर क्या बीतेगा? पहली चीज़, जब आप साल भर संघर्ष किए खुद के साथ, किताबों के साथ। दूसरा संघर्ष जब परिवार कर रहा होता है साथ में उस बच्चे के साथ, और जब जो बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है और उसके साथ बहुत सारी चीज़ों का अभाव है, तब फिर आप समझिए कि संघर्ष किस लेवल का होता होगा, खुद को तैयार किस लेवल पे करना होता होगा। अब आपको इस वीडियो में कुछ बच्चों से मिलाता हूँ जो तमाम कमियों और अभाव के साथ पेपर देते हैं। नीट का पेपर देते हैं, देने के बाद कैंसिल हो जाता है। अब बताइए बच्चे जो हैं खुद को कैसे तैयार किए होंगे? तैयार ऐसे किए हैं कि उनके बारे में अब अखबारों में छप रहा है, क्योंकि भिलाई यूनिवर्सिटी का उन्होंने नाम रोशन किया है। नीट में अच्छे रैंक हासिल किए उन्होंने, अच्छा अंक हासिल किया है। तो आइए उनसे बातचीत करेंगे और आपको मिलाते हैं। सबसे पहले इन बच्चों का परिचय लेंगे और फिर थोड़ा समझेंगे कि कितने सारे स्ट्रगल्स, कितने सारे संघर्षों के बाद ये चीज़ उन्होंने हासिल की है, और इस स्ट्रगल में इस समय पे उनके साथ कौन खड़ा रहा, किस तरह का साथ मिला, किस तरह का मोटिवेशन था और किस तरह की प्रिपरेशन थी, ये भी उनसे जानेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे आपको 3 बच्चे दिख रहे होंगे। 2 बच्चे और हैं जो भिलाई से बाहर रहते हैं। वो 2 बच्चों को मैं क्यों शामिल कर रहा हूँ वो भी आपको बताऊंगा। पहले इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अर्शी खान है और 11th-12th तक हमने गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल वैशाली नगर से किया था। उस बार ड्रॉप किया पीडब्ल्यू विद्यापीठ से, और मतलब एग्ज़ाम देने के बाद दोबारा जब रीनीट हुआ, एग्ज़ाम दिया, उसमें मेरे मार्क्स आए हैं 527। और जी अर्शी ये बताइए कि जब आपने एग्ज़ाम दिया मई में, उसके बाद फिर एग्ज़ाम आपको पता लगा कि वो कैंसिल हो गया, तो घर में तो वैसी बहुत सारी तकलीफ़ें हैं। आपके साथ एक संस्था खड़ी हुई आप पढ़ाई के दौरान जब आप ये प्रिपरेशन कर रहे थे, तो जब घर वालों को ये पता चला कि स्टूडेंट को तो पता चलता है कि जब उनका पेपर दिया कैंसिल हो गया तो उनके ऊपर क्या बीतती है, तो ठीक है, वो भी मैं आपसे समझूंगा। घर वालों को जब पता चला कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, तो फिर घर वालों का क्या रिएक्शन था? कुछ नहीं, उन्होंने कहा जो हो गया ठीक है, अब दोबारा से तैयारी करो और निकालो इस बार। कुछ नहीं, उन्होंने कहा शांत रहो और पढ़ाई करो, एक मौका दिया गया है आपको निकालने का। आप क्या फील कर रही थी जैसे पता चला आपको कि पेपर लीक हो गया और उस वजह से कैंसिल कर रहे हैं? अब बुरा तो लग रहा था सर, लेकिन लगा कोई नहीं, एक और बार। तो उस समय की तैयारी में और जब जब दोबारा डेट दिया गया, उस समय की तैयारी में ऐसा लग रहा था कि आपको कि मैं उस समय बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर चुकी थी, अब मेरे को शक हो रहा है अपने ऊपर कि कुछ दिक्कत तो नहीं हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। दोबारा हमने और ज़्यादा मेहनत करी थी। वो 1.5 महीना हमारे पूरे साल भर के बराबर थे। साल भर की पूरी मेहनत वो 1.5 महीने में कवर हुआ था। किस तरह से प्रिपरेशन रहा है? क्योंकि लगभग बहुत सारे लोग का ये कहना होता है कि हम 16 घंटा पढ़ाई करते हैं, अलग अलग सबकी थ्योरी है। आप किस तरह से प्रिपरेशन करते हैं? मेरी प्रिपरेशन 13 से 14 घंटे रहती थी, सुबह 2 घंटे, फिर उसके बाद 9 बजे कोचिंग आते थे, तो 9 से 1:30 बजे तक कोचिंग करके 2 से 7 बजे तक पूरी लाइब्रेरी में रहते थे, फिर घर जाकर 9 से 11 पढ़ते थे, सो जाते थे 11 बजे। घर वालों को सपोर्ट कैसे रहा है? बिल्कुल सर, पूरा सपोर्ट था हर एक चीज़ में। रहते थे वो, मतलब करते थे सब चीज़,
पढ़ाई में भी बोलते थे ऐसा पढ़ो, ये सब सब चीज़ मोटिवेशन हर चीज़ का रहता था उनका कि कर लो, एक बार और कर लो, कुछ नहीं होता। कभी कम नंबर आ जाता था, उनसे बात करते थे तो बोलते थे कोई नहीं, अब अगली बार आ जाएगा। ज़्यादा आता था तो भी बोलते थे ठीक है। घर के जो हालात हैं, तो घर वालों को आपने जैसे बताया हुआ कि मुझे नीट का एग्ज़ाम देना है, डॉक्टर बनना है, क्योंकि इस तरह की पढ़ाइयों में अमूमन लोगों को ये रहता है जानकारी कि बहुत पैसे लगते हैं, बहुत समय लगता है एक डॉक्टर बनने में। तो घर वालों ने नहीं बोला कि बेटा ये तुमने क्या चुन लिया, इतनी हिम्मत तो नहीं है हमारे अंदर? नहीं, उन्होंने कहा तुम पढ़ो, हम दिलाएंगे जो भी होगा हमसे, हम सब कुछ लगा देंगे तुम्हारे ऊपर, लेकिन तुम्हें मेहनत पूरी करनी पड़ेगी जितनी आप कर सकते हो। तो मतलब तुमको कब से लगा कि मुझे डॉक्टर बनना है और मुझे इस तरह के फील्ड पे जाना है? क्लास 2 से। क्लास 2 से क्लास 2 से था कि मुझे डॉक्टर बनना है? डॉक्टर ही बनना है, बिल्कुल। अच्छा, क्या देख के आया था कि डॉक्टर बनना है? ये ऐसी ख्याली हुआ था कि मेरे को डॉक्टर बनना है, जैसे उस समय बचपन में लोग बोल देते हैं मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, या फिर किसी को देखे थे या फैमिली में या फिर बाहर किसी को, या फिर लगा कि, और क्यों लगा कि मुझे डॉक्टर ही बनना है करके? नहीं सर, लोगों की जान बचानी है, और कुछ डॉक्टर ऐसे वैसे होते हैं ना, तो नहीं, डॉक्टर ही बनना है, जान बचानी सर सबकी। बहुत अच्छे डॉक्टर बनना है, ऐसा था कुछ। घर के क्या हालात है थोड़ा सी बताएंगे, मतलब क्योंकि जिस संस्था से आप जुड़े हैं और जो संस्था आपकी पढ़ाई करवा रहा है उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा, और उससे पहले घर के हालात बताइए कि क्या हालात थे, और जिसके बाद तुम सर लोग से मिली, संस्था से मिली। तो हमारे फादर जो हैं वो ठेले में कपड़ा बेचते हैं सेक्टर साइड जाकर, और जो हमारी मम्मी है सिलाई करती हैं। तो घर में तो वैसे सब ठीक ही था, तो बोले थे चलो कर लेते हैं। और फिर BCT उसके बाद हमें पता चला, 12th के बाद ही पता चला था। तो फिर सर ने बोला आ जाओ, हम आपकी करा देंगे, कोचिंग करवा देंगे फ्री में। तो फिर हम वहीं से पढ़ लिए। अच्छा, कभी हिम्मत नहीं लगा कि यार इतना प्रिपरेशन हो रहा है, सेकंड अटेम्प्ट था ना सेकेंड तुम्हारा? सेकंड अटेम्प्ट है, घर के हालात भी वैसे हैं, तो छोड़ती हूँ, कुछ और करती हूँ, कोई और रास्ता चुन लेती हूँ, ऐसा कभी लगा नहीं? कभी नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं था। कोई ऑप्शन नहीं था दूसरा सर, एक ही था, MBBS ही और डॉक्टर ही, कुछ नहीं था दूसरा। वही करना पड़ेगा, तो कर वही लिया। वही करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा सर, ऐसा था, करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है। और भी यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं उनसे बातचीत करेंगे, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम पूर्वा देवांगन है और मैं भिलाई में ही रहती हूँ। और मैं स्कूलिंग अपना KG 1 से लेकर 12th तक के नालंदा इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल कुरुद हाउसिंग बोर्ड से करी हूँ। क्या एक्सपीरियंस रहा नीट? आपका भी सेकंड अटेम्प्ट था? मेरा 3rd अटैम्प्ट अच्छा, था। आपका थर्ड अटेम्प्ट है। क्या एक्सपीरियंस रहा थर्ड अटेम्प्ट का? क्योंकि नीट का पेपर जो है लीक हुआ, उसके बाद से खुद को रेडी करना और एक अच्छे नंबर तक अपने आप को पहुंचाना, क्या एक्सपीरियंस है, थोड़ा बताइए। थोड़ा सा टफ लगा, थोड़ा सा नहीं लगा, कभी ठीक लगता कभी नहीं लगता, बस ऐसे अप्स और डाउन्स थे। फिर बाकी धीरे धीरे करते गए, बस मन में था कि करते जाना है, ऐसे उम्मीद नहीं रखनी है। बाकी करते रहोगे तो आप एट दी एंड एक गोल तक तो पहुंच ही जाओगे। तो बस वही था, माइंड में फिक्स था कि आपको करते रहना, चलते रहना है बस। आपका भी तो काफ़ी लंबा समय, मतलब सफ़र हो गया नीट को लेकर, तो इस बीच कभी वो नहीं हुआ कि यार कैसे 2 अटेम्प्ट निकल चुके हैं, नहीं हो पाया है कुछ, फिर ऊपर से हमारी जो पेपर लेने वाली संस्था है वो अलग मजाक कर रही है हमारे साथ, पेपर लीक हो जा रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो कभी ये नहीं लगा कि छोड़ा जाए, कुछ और किया जाए, क्योंकि बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, दिक्कत हैं, या फिर घर वाले कभी ये नहीं बोले कि बेटा चलो हो गया, अब तुमने 2 बार ट्राई तो कर लिया, अब कुछ और कर लो ऐसा? नहीं, एक्चुअली घर वाले ही थे जो लोग मेरे को ये 3rd अटैम्प्ट तक के अलाउ किए। फिर हमारे सर थे BCT से, हमारे सर जो हमारे मेंटोर थे, जो हमेशा आते थे, मोटिवेट करते थे हमें, और वही बोलते थे कि आपको करना है, मतलब करना है बेटा, अगर आप ये नहीं करें तो आप निकल नहीं पाओगे चीज़ों से, जो आप चीज़ देख रहे हो। तो बस वही था एक माइंड में। तो कितने नंबर आए आपके? मेरे 504 आए हैं। तो जब ये लीक होने के पहले आपकी जो प्रिपरेशन थी और उसके बाद की जो प्रिपरेशन थी, उस बीच का सफ़र कैसा रहा? माइंड में क्या चल रहा था कि यार इतना मेहनत फिर लीक हो गया, और दोबारा फिर से एक डेट दी है, उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं है, तो कुछ डाउट आ रहा था या फिर एकदम हार गए थे, हिम्मत क्या क्या चल रहा था? हाँ, थोड़ा माइंड फ्रीज हो चुका था उस दौरान में कि क्या बोलते हैं, अब क्या, मतलब ऐसा नहीं था कि हमने पढ़ा कुछ भी नहीं था, बट एक टुकता प्रोसेस नहीं हो पा रहा था, बट धीरे धीरे करके ना वो रिस्टोर होते गया। और फिर वही है कि जब जैसे मोटिवेशन डाउन लगता तो किसी से बात कर लो, तो यही हमारे मेंटोर से हम कर लेते थे। और घर से मम्मी सब तो थे, साथ ही में थे, बैक सपोर्ट था, बहुत अच्छा था। पढ़ाई का क्या रहा था, क्या मतलब डेली रूटीन क्या था पढ़ाई को लेकर? मेरा डेली रूटीन ऐसा था कि मैं सुबह जल्दी उठती थी 6-7 बजे, और एकदम फिक्स नहीं था मेरा रूटीन। बेसिकली मैं सुबह कभी जल्दी उठती तो कभी रात में, क्योंकि जब टेस्ट होते तो हम लेट नाइट जग कर नेक्स्ट डे टेस्ट देने जाते, क्योंकि नेक्स्ट डे 2 बजे टेस्ट होता। तो ऐसे प्रॉपर ऐसे था कि सुबह 7 बजे उठना है, बस उतना फिक्स था। सोने का टाइम फिक्स था हमारा कि रात को 1 बजे तक के सो जाना है, और एक तो प्रॉपर टाइम था 6 घंटे का स्लीप अच्छे से लेना है, बस वही।
फिर उसके बाद एकदम शेड्यूल पे नहीं काम होता था हमारा। आपके और फैमिली में कौन कौन है आपके साथ? एक्चुअली मेरे फादर नहीं है बचपन से, तो मम्मी अकेले पाली है मुझे। और मैं साइड हसल भी करती थी, मतलब मैं बच्चों को भी पढ़ाती थी, साथ में खुद भी पढ़ती थी। तो वैसे ही पढ़ते पढ़ते मुझे BCT का वो मिला। मैं एक स्टूडेंट को पढ़ाती थी, उनकी मम्मी आई थी एडमिशन कराने मुझे अपने बेटे के साथ में PW पे। उनका एडमिशन कराते कराते मेरा एडमिशन हो गया, क्योंकि स्कॉलरशिप का बात होते गया तो फिर सर से पहचान हो गया। मम्मी है, मम्मी जॉब करती है मम्मी जॉब नहीं करती है, मम्मी भी सिलाई पार्लर ही करती है, घर पे ही? घर पे ही। तो कैसे, जैसे अब मम्मी थी बस साथ में, पापा तो नहीं है, तो मम्मी कैसे सपोर्ट कर पा रही थी? मम्मी से क्या बातचीत हो रहा था? क्योंकि एक अकेले पेरेंट्स में ये हो जाता है ना कि बच्चे के साथ जो हो रहा है वो भी, Parents को नहीं पता चलता। हाँ, तो वो कैसे बातचीत होता था, क्या बात हो रही थी? क्योंकि एक अकेले वो पेरेंट्स थी जो घर को संभाल भी रही थी, और फिर तुमको भी, और तुमको तुम्हारे सिर्फ पढ़ाई को नहीं, तुम्हारे मेंटली चीज़ों को भी वो देख रही होंगी कि यार थर्ड अटैम्प्ट, फिर पेपर लीक, फिर इतनी सारी चीज़ें, तो कैसे वो सारी चीज़ें? एक्चुअली उनको ना शुरू से मेरे पे भरोसा था कि मैं अगर कुछ चीज़ को पकड़ूंगी तो मैं प्रॉपर कर लूँगी। एक बार मुझे डाउट होता था, उनको डाउट नहीं होता था, इसलिए वो मुझे हर चीज़ अलाउ करी है लाइफ में कि आपको जो करना है आप वो करो, आप कर लोगे। वो हमेशा यही बोलती है। मैं कभी डिमोटिवेट भी होती ना तो वो मुझे उसी चीज़ के लिए बोलती है कि आप डिमोटिवेट होते क्यों हो, तुमको पता है कि तुम कर लोगी तो होते क्यों हो। बस यही था। तो मम्मी का बहुत सपोर्ट बहुत सपोर्ट था, मम्मी का भरोसा बहुत था मेरे पे, कि तुम कर लो, कर लोगी, और तुम करके दिखाई। कर दी। अभी इसके बाद मम्मी का क्या रिएक्शन है? एक्चुअली मैंने तो मम्मी को बताया नहीं था, उनको सरप्राइज़ ही मिला है। अच्छा, हाँ, मम्मी को ऐसा था कि मैंने मार्क्स ऐसे डिस्क्लोज़ कुछ भी नहीं किया था। तो अभी न्यूज़पेपर में हमारे जो कटआउट्स आए, तो उनके साथ क्या हुआ था ना, उनको ना सब कॉल कर करके कांग्रेचुलेशंस 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 बोल रहे हैं। अब उनको नहीं पता, आइडिया नहीं है। अब जैसे उनको आइडिया हुआ ना तो वो मुझे कॉल करती है। एक्चुअली मैं बाहर थी, आउट ऑफ टाउन थी मैं, अब मेरे घर पे नहीं थी। तो मुझे वहाँ से कॉल करके बोलती कि बेटा तुम्हारा हो गया क्या? मैं बोली हाँ मम्मी हो गया। तो बस ऐसा ही था। खुश है मम्मी बहुत? बहुत खुश है मम्मी तो। उनको मैं ऐसा पेपर जब रीनीट हो गया था ना तो मैं बहुत फ्रीज़ हो चुकी थी, तो मैं मम्मी को कॉल करके बोल के रो रही थी कि मम्मी मेरे से तो नहीं हो पाएगा, अब क्या करूँ बताओ ऐसे करके। तो मम्मी बहुत चिल्लाई थी, बोली नहीं तू करेगी ना तो मैं तभी बात करूँगी। मैं करी। और फिर अभी मम्मी मैसेज की थी रिज़ल्ट आया, मैं बोली हाँ आया, तू खुश है तेरे मार्क्स से? मैं कुछ रिस्पॉन्स नहीं की। फिर जैसे उनको कटआउट मिला ना तब वो खुश हुई। अभी वो खुश हुई, उनको सब कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं, तो मुझे वो ज़्यादा अच्छी लगी वो चीज़ें। बाकी तो बस। तो आपको लगा कि मेरी मेहनत काम आ गई? हाँ, ये सारा जो मेहनत है, जो नंबर, अच्छे नंबर है, उसका श्रेय किसको देती हो सबसे पहले? सबसे पहले तो ऑब्वियसली मम्मा, उसके बाद BCT। एक और हमारे साथ विद्यार्थी, क्या नाम है आपका? कंचन मंजारी, मैं गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल वैशाली नगर की स्टूडेंट हूँ। मुझे अपने स्कूल के माध्यम से BCT के बारे में पता चला था, तो फिर मैंने नीट के लिए प्रेप किया। फिर उसके बाद अभी मेरे मार्क्स आए हैं रीनीट में 476। ठीक। आपका क्या प्रिपरेशन रहा? क्योंकि सबने तो बताया कि मैं इस तरह से पढ़ती थी, ऐसे पढ़ती थी, तो वो आप बताइए कि आप कैसे पढ़ाई करती थी? मेरा भी वही था, जैसे मतलब रोज़ मतलब मैं लेट नाइट ज़्यादा पढ़ती थी, मेरे से सुबह उठा नहीं जाता था। तो मैं मतलब उठने के बाद अपना 2 घंटा प्रेप करती थी। फिर उसके बाद मैं एक्चुअली PW जाके वहाँ की लाइब्रेरी में जाके पढ़ती थी। फिर वहाँ से मैं शाम को आती थी, फिर थोड़ा रेस्ट करती थी, फिर पढ़ने लग जाती थी। फिर खाना ना खा के फिर थोड़ा पढ़ के सो जाती थी, मतलब 1-2 बजे तक मैं सो जाती थी। आपका भी सेकंड टाइम? हाँ। जब ये पेपर लीक हुआ अभी बीच में, और फिर अनाउंसमेंट हुआ NT की तरफ से कि फिर से री एग्ज़ाम हुआ करके, तो उस समय कुछ लगा नहीं कि क्या हो रहा है मेरे साथ, और इतना मेहनत फिर उसके बाद फिर से देना है? पहले मेरे अच्छे नंबर आ रहे थे, अब पता नहीं अच्छे नंबर आएंगे कि नहीं, होगा कि नहीं, ऐसा नहीं लगा कुछ? मतलब मैं तो प्रे कर रही थी कि मत हो रीनीट, लेकिन फिर भी हो गया, तो एक ट्रॉमा मिला था क्यों मेरे को। प्रे करते कि रीनीट ना हो? क्योंकि मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे थे ना। अच्छा, हाँ, मतलब 550 के अराउंड आ रहे थे, लेकिन अभी रीनीट में थोड़े कम हो गए, मतलब अप्रॉक्स 100 मार्क्स का कम हो गया मेरा। उस ट्रॉमा के चलते लगभग 1 हफ्ता तक तो मैं ट्रॉमा में ही थी। मैं रितेश सर से बात करती थी तो मेरे को समझाते थे कि बेटा देखो तुम जो कर रही हो वो बहुत अच्छा है, मतलब पहले जो तुम प्रेप कर रही थी वो बहुत अच्छे से कर रही थी बेटा, मेरे को यकीन है तुम इस अभी भी कर लोगी, उतना टफ नहीं होगा तुम्हारे लिए करके। और मुझे बहुत मोटिवेट करते थे, साथ ही घर वाले भी बहुत मोटिवेट कर रहे थे। तो तब जाके थोड़ा बाहर निकली मैं, तो लगभग PW जाके ही मैं तैयारी कर रही थी, घर में नहीं रह रही थी, क्योंकि घर में रहती थी ना तो अच्छा नहीं लगता था मेरे को। तो PW जाके एटलीस्ट मैं देखती थी कि ठीक है ये लोग भी तो कर ही रहे हैं ना, तो मुझे भी करना ही पड़ेगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। बस इसलिए तुमको क्यों बनना है डॉक्टर? डॉक्टर क्यों बनना है? मतलब ना एक उसका प्रोफेशन जो है ना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मतलब जैसे कि कोई हॉस्पिटल जाके देखते हैं हम लोग, तो मतलब ठीक है वो लोग सबकी हेल्प करते हैं, बहुत अच्छा लगता है देख के, लेकिन उन लोग का भी एक अलग रेपुटेशन होता है, वो भी तो बहुत अच्छा होता है ना, इसी। वो देख के
इंटरेस्टिंग है काफ़ी। तो ये जो पेपर लीक हुआ, तुमको लगता है कि होना था, नहीं होना था, और ये तो पहले भी हो चुका था, एनटीए से पहले भी एक बार पेपर रद्द कर चुकी है सारी चीज़ें। क्या लगता है कि क्या सिस्टम हो गया कि पेपर फिर लीक हो जा रहा है, फिर हमको दोबारा मेहनत करना पड़ रहा है और कम नंबर आ रहा है? अब वो तो नहीं पता, लेकिन ये नहीं होना था मेरे हिसाब से तो। लेकिन अब वो क्या नहीं होना था, दोबारा रीनेट नहीं होना हाँ, था? रीनीट नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया। अब जो हो गया उसके लिए आगे तो अच्छा, फिर तुम जब- ये बोल रही हो कि पेपर लीक हो गया, ठीक है, नहीं, पर रीनीट नहीं होना चाहिए। पेपर लीक हुआ ठीक है, लेकिन जहाँ जहाँ हुआ था वहाँ करना चाहिए था ना। हाँ। मतलब मैं ऐसे सोच रही थी, जहाँ जहाँ वहाँ कर- मतलब अच्छा, ठीक है, ठीक है, हाँ, मतलब नहीं होना चाहिए था। हाँ। लेकिन अगर हुआ भी है तो जिस जिस स्टेट में हुआ है वहाँ करना चाहिए था। बाकी बच्चे लोगों को प्रेशर क्यों दे रहे हो भाई? वो बच्चे लोग चीटिंग करके पास हो रहे हैं, उसमें बाकी लोग की क्या गलती है? अच्छा, ऐसा था, तो तुम्हारा क्योंकि मानना ये रीनेट है। के बाद अकेले मैं ही नहीं थी जो इतना दुखी हो रही थी, ट्रॉमा में थी। बहुत सारे बच्चे ट्रॉमा में थे, इसीलिए तो उन लोग अपनी जान दे रहे थे ना, इसीलिए बस। तो तुम भी ट्रॉमा में थी एक हफ्ता कम से कम। तो उस ट्रॉमा के टाइम पे घर वाले किस तरह से सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि तुम्हारी मम्मी शायद जॉब करती हैं बाहर? हाँ, जीटी डायग्नोस्टिक में अटेंडेंट का काम करती है, तो अब क्या कर सकती है? मम्मी भी कुछ नहीं कर सकती ना, बोलेगी बेटा चलो अब तो करना ही पड़ेगा। वो बहुत मोटिवेट करती थी मेरे को, क्योंकि मेरे को पता है कि मम्मी के अलावा नहीं है कोई। एक मामा है जो बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन मम्मी के लिए मेरे को कुछ करना था, और मेरे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मेरे को ये करना ही था। तो मम्मी का सपोर्ट कैसा रहा, क्योंकि उनको भी पता चला होगा कि एग्जाम फिर से होने उनको भी वाला है? बहुत मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। मैं बहुत खुश थी कि मेरे इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं जब काउंट की थी, तो उनको भी बुरा लग रहा था, लेकिन फिर भी अब फिर वो मेरे को समझाई कि ठीक है, इस बार और अच्छे से कम 600 लाने की ट्राई करना, और क्या ही कर सकती है तू, अच्छे से पढ़, मेरे को पूरा भरोसा है तेरे ऊपर, तू कर लेगी। मतलब ऐसा था ना, हमारे घर में मम्मी मेरे पे ना पढ़ाई से लेके बिल्कुल भी शक नहीं करती थी कि ये नहीं करेगी करके। उनको ना पढ़ाई के नाम पे मेरे ऊपर बहुत भरोसा है कि मैं कर लेती हूँ। मतलब अगर कुछ नहीं होगा ना तो मैं पढ़ाई में ही करके कुछ अच्छा कर लूँगी, उनको ऐसा था मेरे ऊपर। तो अगर मैं डीमोटिवेट होती थी तो मेरे को बोलती थी कि तू मेरा सोना है। तो फिर वो बात मेरे को बहुत अच्छी लगती थी। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा बहुत मोटिवेट करती थी मेरे को। तो मम्मी काम पे जाती हैं और उनको रोज़ तुम देखती होगी कि वो काम पे जा रही हैं, मुझे भी सपोर्ट कर रही हैं, मैं डिमोटिवेट हो रही हूँ तो मुझे भी मोटिवेट कर रही हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि काम करती हुई महिला इतनी सारी चीज़ें संभाल रही है, तुमको भी संभाल रही है, और जब तुम उनको देखती थी काम पर जाते हुए और वापस शाम को घर आते हुए इस प्रिपरेशन के दौरान, तो तुम्हारे भीतर क्या चल रहा था? मैं बस मम्मी को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि इतना सब कुछ करने के लिए थैंक यू, क्योंकि अगर आप नहीं होते तो आज मैं यहाँ नहीं होती हूँ। मतलब अगर आप मुझे इतना सपोर्ट नहीं करती तो शायद मैं नीट नहीं निकाल पाती, क्योंकि उसके पीछे आपका बैक सपोर्ट जो है ना वो मुझे बहुत स्ट्रांग लगता है। इसलिए ये संस्था के बारे में कैसे पता चला आपको? स्कूल के माध्यम से, हमारी जो प्रिंसिपल मैम है ना स्कूल की, और हमारी एक मैम है, उनके माध्यम से मेरे को रितेश सर के बारे में पता चला था। तो इस संस्था के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वो इतना सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग? रितेश सर को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि उनकी वजह से मुझे एक और चांस मिला, और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट दिखाया। इधर तो मेरे को लग रहा है उधर चल जाओगे बात। मतलब उन्होंने बहुत ट्रस्ट दिखाया, वो भी बहुत मोटिवेट करते थे, और रीनीट के टाइम पे उनका मोटिवेशन भी बहुत अच्छा लगा था मेरे को, उनके कारण थोड़ा और सपोर्ट मिला था मेरे को। ठीक। पूर्वा, ये बताओ कि इन दोनों ने तो बताया कि मुझे डॉक्टर क्यों बनना है, इन्होंने बताया कि डॉक्टर बहुत सारे गलत भी करते हैं, तो मुझे एक अच्छा डॉक्टर बनना है और लोगों की जान बचानी है, इनको रेपुटेशन है उस फील्ड का। आपको क्यों लगा और कब से ये आया? क्या ये छोटे में ही आ गया था 5th 6th में कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, या फिर ये कोइंसिडेंस हो गया कि डॉक्टर कहाँ बनते हैं और कुछ ऐसे? एक्चुअली क्या था कि शुरू से था कि मैं बायो से रिलेटेड, जो डिस्कवरी चैनल होता है ना, लाइफ एंड वो बायो दिखाते रहता है, तो मेरा उसमें इंटरेस्ट था। फिर धीरे धीरे करके मेरे को सब्जेक्ट चूज़ करने को पूछा गया तो मैं बायो ही बोली। फिर धीरे से नॉलेज आया कि बायो में MBBS वगैरह करते हैं, क्योंकि मम्मी सिलाई वगैरह करती थी, पार्लर वगैरह करती थी, तो 4 लोग आते थे, तो 4 लोग 4 ज्ञान देके जाते थे। तो मम्मी मुझे चाहती थी नर्सिंग करूँ मैं, लेकिन मैं बोली मम्मी नर्सिंग नहीं करूँगी, बहुत अच्छा प्रोफेशन है। 4 ज्ञान देके जाते थे, तो नर्सिंग नहीं मम्मी, डॉक्टर भी तो बन सकते हैं ना। तो मेरा ऐसा था, तो फिर डॉक्टर का जर्नी स्टार्ट हो गया। उसके बाद से बन गए डॉक्टर बने ही नहीं, क्या बनने क्या वाले हैं। करना है? ये देखो, मैं एकदम उस चीज़ पे बोल रहा हूँ कि आप भी आओ ना, ज्वाइन हो, एकदम ऐसा मत रहो। तीनों से ये क्वेश्चन है, अब जो भी क्वेश्चन रहेगा तीनों से रहेगा, तीनों से की करके पूछूंगा। पहली चीज़, इस प्रोफेशन में क्या गलत लगती है तुमको? क्या जो बदलना है, तुम अगर ये चीज़ तुम बन जाती हो तो तुमको सबसे पहले इस पे काम करना है।
डॉक्टर को थोड़ा पेशेंट को और ध्यान देना चाहिए, थोड़ा उन लोग अलग हो जाते हैं ना, और सुनना चाहिए, सुनते नहीं है, ये तो बहुत गलत है। एकदम देखना, पहले के डॉक्टर बहुत अच्छे सर, अब नहीं रह गए हम लोग उतने। के साथ भी ऐसे ही होता है, अस्पताल जाते हैं सुनते हाँ, नहीं। सुनते नहीं है डॉक्टर, सुनते नहीं है, गलत बात है, सुनना चाहिए और अच्छे से जानना चाहिए उनको। आप पूछोगे नहीं कि पेशेंट आप पीछे क्या करके आए हो, नहीं बस आप देख लिए, हाँ ये है, ये दवाई दे दी, भगा दिया, ऐसा नहीं सर, बहुत अच्छे से देखना चाहिए उनको, नहीं देखते अभी। डॉक्टर लोगों को थोड़ा सा ना और पोलाइटली स्पीक करना चाहिए, ऐसा बात करना चाहिए कि आवाज़ सुनकर ही, बात तो से ही आधा दर्द मरीजों का गायब हो जाए। मुझे वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है अगर करना चाहूँ तो। मैं फ़ीस को लेके थोड़ा बोलना चाहूँगी, क्योंकि फ़ीस मतलब ऐसा नहीं होता कि थोड़े मतलब मिडिल क्लास लोग होते हैं जिनके पास उतने पैसे नहीं होते, जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो अभी के टाइम पे ना ऐसा हो रहा है कि जो गरीब हैं उनसे ज़्यादा पैसे लेके उनका इलाज करवाते हैं और जो अमीर हैं उनसे कम पैसे में हो जाता है, क्योंकि उनका डिमांड रहता है। लेकिन मैं वैसा नहीं चाहती, अगर मेरे से हो पाएगा तो मैं थोड़ा कम फीस लेके या फिर नहीं भी कम ले सकती फीस हूँ। लोगी पर कम। हाँ हाँ, मतलब ऐसी ठीक है। अब एक ओपिनियन, लास्ट ओपिनियन, ठीक है। जो एनटीए है उसका जो फेलियर था कि एग्ज़ाम जो है लीक हुआ पेपर, उसके बाद बहुत सारे बच्चों ने गलत कदम भी उठाया, ये न्यूज़ आप लोग भी सुन रहे होंगे। उसका इम्पैक्ट कैसा पड़ रहा था आप लोग के बीच में, आप लोग के अंदर भीतर, और जो ये हुआ उस पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे, एनटीए को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आपका अपना अपना ओपिनियन एक एक करके। एनटीए को थोड़ा और ध्यान देना चाहिए। एक तो आप साल भर में एक एग्ज़ाम दे रहे हो बच्चा, उसमें फिर इतने सारे बच्चे, बहुत कुछ करेक्शन करना चाहिए सर। बहुत सारे बच्चा ना फंस जा रहा है नीट में कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4 बार 5 बार वो फंस जा रहा है, तो ऐसा मत करो, 2-3 अटैम्प्ट कर लो, बहुत है। बच्चे को फंसा दे रहे हैं सर, बहुत ऐसा नहीं करना चाहिए। और दोबारा से एकदम रीनीट हो गया, मुश्किल तो था, लेकिन बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनको एक और, जब आप इतना पूरा साल पढ़े, 1 महीना और पढ़ लेते, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, एक बार और करना था, शायद उनका निकल जाता, वो डॉक्टर बन जाते जो नहीं है अब। मेरा तो इसमें ओपिनियन वही है कि सिस्टम का बहुत बड़ा फेलियर है ये चीज़। और अगर एजुकेशन सिस्टम ही अच्छा नहीं होगा, एग्ज़ाम अच्छे से कंडक्ट नहीं होंगे, तो हमारा इंडिया में ओवरऑल रेपुटेशन भी उतना अच्छा नहीं होगा। क्योंकि नीट बहुत बड़ा अभी एग्ज़ाम है अभी इंडिया में जो जाना माना है। और अगर हम डॉक्टर इतना प्रिसीजन से बन रहे हैं तो एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करा रहा है उसको भी प्रिसीजन दिखाना चाहिए सब चीज़ों में। हम एक OMR की भी बबलिंग बहुत प्रिसाइज़ होकर करते हैं, तो हम एग्ज़ाम को कैसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो प्रिसाइज़ हो, एक्यूरेट हो, अच्छे से हो। बस वही है, अगर हम इतने अच्छे प्रोफेशन के लिए जा रहे हैं तो उसका एग्ज़ाम भी उतने ही अच्छे से कंडक्ट होना चाहिए ना। उधर लापरवाही होगी तो हम कैसे करेंगे, जान भी बचानी है लोगों को। और जो बच्चे गलत कदम उठा लिए, उनका गलत कदम उठाना, वाकई बात ऐसी हो जाती है ना कि कई बार प्रेशर हैंडल नहीं हो पाता, और जो बच्चे उस प्रेशर पे होते हैं ना, सिर्फ वही समझ पाते हैं कि उनसे वो क्या प्रेशर झेल रहे हैं। क्योंकि हर कोई इंसान हर इंसान सेम नहीं होता, हर इंसान एक सेम टाइप का प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाता। कईयों को लगता है कि हम बेकार दिख जाएंगे, हमें 4 लोग कुछ बोलेंगे, नहीं सुनना चाहिए। बोलते बस हैं कि हमको दूसरों का नहीं सोचना चाहिए, बट पेरेंट्स भी तो है ना, उनका भी तो सोचना पड़ेगा। उनको भी तो बोलेंगे, वो उनको बोलेंगे तो वो हमें बोलेंगे, हम खुद में गिल्ट महसूस करेंगे, तो वो गिल्ट बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है फिर। इस वजह से जो पेपर उन लोग तैयार करके रखे हैं तो वो देखना चाहिए कि वो डिपार्टमेंट में जो लोग हैं, कहीं उन लोगों में ही तो ये नहीं है कि वो लोग पेपर लीक करा रहे हैं। उस चीज़ में तो उनको ध्यान देना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि पेपर अगर उड़ के आ रहा है या फिर नीचे से आ रहा है, गाड़ी से आ रहा है, तो रास्ते में पेपर लीक हो जा रहा है। पेपर उससे पहले भी तो लीक हो सकता है ना, तो उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि पहले पेपर मतलब गाड़ी से आया था, अभी उड़ा के ला दोगे तो पेपर लीक नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, जो अभी तैयारी थी कि हेलीकॉप्टर से क्वेश्चन पेपर लेके आया जा रहा था, उस पर बोल रहे हो आप? हाँ हाँ, वही बात। इनका जवाब भी बहुत सही है। अब हम सर से बात करेंगे, जो संस्था इन बच्चों को हौसला दे रही थी और ऐसे समय पे खड़ी थी इनके साथ जहाँ पर बहुत कम लोग साथ में खड़े दिखाई देते हैं। सबसे पहले तो सर अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम रितेश है, मैं बिला एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट का चीफ प्रोग्राम ऑफिसर हूँ। अब बेसिकली आप सुने होंगे बहुत सारे बच्चे मेरा नाम ले रहे थे, तो मैं बस एक फेस हूँ। मेन जो इसके पीछे जो है वो हमारे जो फाउंडर और ट्रस्टीज़ हैं, मिस्टर अभय पांडे सर, राजकुमार सिंगल सर, जूही शुक्ला मैडम, SSG सर, और हमारी जो 5वीं जो ट्रस्टीज़ है रजनी कथुरिया मैडम। इन्होंने ये स्टार्ट किया था 2014 में, इन्होंने स्टार्ट किया था BCT को। उनका ये था कि जो भी डिजर्विंग बच्चे हैं, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, वो क्वालिटी एजुकेशन से वो वंचित ना रहे, उन्हें वो सारे सुविधाएं मिलनी चाहिए जो बाकी बच्चों को भी मिलती है। तो 2014 से 17 तक हम जो बच्चे पढ़ने में अच्छे उन्हें हम स्कॉलरशिप देते थे। स्कॉलरशिप के माध्यम से हमारे कई सारे बच्चे IIT और नीट में गए, और एक IAS भी निकली है, सिमी करण आप जानते होंगे, वो हमारी थी। उसके बाद हमने फिर 2017 से हमने फिर JEE नीट प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया। तो जितने भी जो नीडी बच्चे, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, वो आगे IIT की नीट की कोचिंग करना चाह रहे हैं, पर जो कोचिंग का जो फीस होता है आपको पता होगा बहुत ज़्यादा होता है। ऑल ओवर छत्तीसगढ़ के, इंडिया में भी बहुत ज़्यादा फीस रहते हैं उनके। अभी तो 1-1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख तक फीस हो गए। तो जो BPL वर्ग के जो बच्चे आते हैं, जो नीडी बच्चे आते हैं, उनके लिए इतना बड़ा पैसा अमाउंट मतलब
अफोर्ड करना बहुत मुश्किल होता था। तो हमारे सर लोगों ने सोचा कि चलो हम इसमें हम मदद करेंगे बच्चों की। तो हम चाहते थे कि जो बच्चे बेस्ट ऑफ द बेस्ट कोचिंग में जाए तो उसका जो भी खर्चा होगा हम उठाएंगे। जब ये आप लोग की इस मेहनत के बाद जब इस तरह के रंग आते हैं बाहर कि बच्चे सक्सेस हो जाते हैं, जो वो मेहनत कर रहे हैं उनकी मेहनत रंग लाती है। और क्योंकि सबसे बड़ा मुख्य किरदार आप लोग भी हैं, क्योंकि वो बच्चों को हिम्मत तभी मिल पाया जब आप लोग पीछे खड़े थे। आप लोग का जो परिश्रम है उसका जो इस तरह का फल मिलता है, तो आप लोग कैसा लगता है? नहीं, बहुत अच्छा लगता है। मतलब जैसे कि हमारे सर लोग तो ऐसे जब देखते रिजल्ट देखते तो उन्हीं में मतलब देख के खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनको कोई भी देखे भी नहीं बच्चे कौन है वो, और वही पूरा फंडिंग करते हैं। वो जब देखते सक्सेस देखते हैं उनको उन्हीं में खुशी मिल जाती है। उन्हें ऐसा कोई नेम फेम नहीं चाहिए, उन्हें था कि हमें बस बच्चों का ये मिल जाए, इससे हम खुश हो जाते हैं। वो तो है, बहुत अच्छा लगा। और जो बच्चे जिस बैकग्राउंड से आए हैं, जिस स्थिति से आए, देखा जाए तो आप कंपेयर करोगे जो प्रिविलेज बच्चे जो पढ़ते हैं, जो अच्छे घर से आते हैं, उनके पास सारे मतलब सुख सुविधाएं होती हैं। तो ये बच्चे जो भी मार्क्स लाए, मेरे ख्याल से ये उन्हीं के बराबर ही मार्क्स है, क्योंकि इनके घर में वो सुविधाएं नहीं थी, वो बैकग्राउंड के घर में वैसा सब नहीं था। ये बच्चे बड़े मतलब मुश्किलों के साथ, जैसे ये बच्ची बताइए, ये सिलाई का काम करती थी घर में, वो ट्यूशन पढ़ाती थी, वो बच्ची घर के अपने खाना पानी भरती, जो भी इसके रहते थे अलग अलग काम, मतलब बच्चे ये सब काम करके भी पढ़ाई करते थे। तो जो बाकी जो प्रिविलेज बच्चे देखा जाए तो वो उनको पूरा हर चीज़ मतलब सुविधाएं मिल जाती है। उसके बाद वो डॉक्टर बन रहे, तो मेरे ख्याल से ये बच्चे भी उन्हीं लेवल के ही हैं। इनके मार्क्स चाहे इनके मार्क्स कम हो, लेकिन ये बच्चे उसी इक्विवेलेंट में ही मैं मानता हूँ इनको। बिल्कुल। हमेशा आपको अंक से नहीं सारी चीज़ें देखना चाहिए, क्योंकि एक बेहतर लाइन भी है कि सफलता को परिश्रम की ज़रूरत क्यों पड़ती है। सफलता तो सफलता है। आप सफलता को अगर परिश्रम से आंकने लगेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको समझना पड़ेगा। अब ये बच्चे देखिए, एक बच्ची के पिता नहीं है बचपन से, एक के घर में उनके मम्मी और पापा जो हैं दोनों मिलकर, पापा जो है ठेले में कपड़ा बेचते हैं, घूम घूम के फेरी का काम करते हैं, मम्मी अंदर सिलाई करती हैं घर के अंदर, और पूर्वा की जो मम्मी है वो ब्यूटी पार्लर का घर पे ही काम करती हैं। कंचन के जो पिताजी है साथ में नहीं रहते और मम्मी जो है अटेंडेंट का काम करती हैं। तो बताइए, इतनी सारी चीज़ों को फेस करने के बाद, और ये खुद भी संघर्ष कर रही थी। ये नहीं कि इनके पास टास्क बस ये था कि हमको सिर्फ पढ़ना है, पढ़ने वाला टास्क नहीं था। ये ट्यूशन पढ़ाती थी, यानी अपने भविष्य के साथ साथ और भी कुछ बच्चों की भविष्य को बनाने में संघर्ष। ये अपनी अम्मी का साथ देती होंगी सिलाई कढ़ाई में, पापा इनके जो हैं ठेले से बाहर जाते हैं, वो संघर्ष उनको देखना। फिर इनके लिए ये था कि जब मम्मी बाहर जा रही है जॉब, तो सारी चीज़ों को घर में संभालना, मम्मी का साथ देना, क्योंकि वो काम कर जब घर वापस लौटती होंगी तो सारी चीज़ें जो हैं, तो ये सिर्फ ये जिम्मेदारी नहीं निभा रहे थे कि हमको सिर्फ अपना पढ़ाई करना है, ये सारी चीज़ें कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये सुविधा मिल जाती है कि आपको सिर्फ पढ़ना है और कुछ भी नहीं करना है, पर इनके सामने बहुत सारे संघर्ष थे। उन सबको पार करने के बाद आज जो इनको सफलता मिली है, तो इनको समझ में आया होगा कि हमारा संघर्ष करना हमारे लिए बहुत सही था, बहुत ज़रूरी था, तभी हमें ये सारी चीज़ें हासिल हुई हैं। अब इन्हें एक रास्ता मिल चुका है अपने सपने को पूरा करने के लिए, घर वालों का साथ मिल चुका है, एक संस्था खड़ी है इनके साथ, और इस तरह की संस्था अगर इस तरह का काम करते रहे तो बहुत सारे बच्चों का भविष्य जो है वो बन सकता है। जो बच्चे अपने लिए कुछ करना चाहते हैं और उनके पास सुविधाओं की कमी है, तो अगर इस तरह की संस्था हमारे समाज के भीतर रहे तो बहुत सारे बच्चों के सपनों को उड़ान मिल सकता है। अब ये अपनी उड़ान भरने के लिए तैयार हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि एक अच्छा डॉक्टर बनकर ये लोगों तक पहुँचे, क्योंकि जिस समय पर गुजर रहे हैं, अच्छे डॉक्टर मिलना भी थोड़ा मुश्किल हो चुका है, और जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनमें बहुत सारे भ्रष्टाचार हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी उन भ्रष्टाचारों से दूर रहे और लोगों की निस्वार्थ सेवा करें, और एक अच्छा डॉक्टर बनकर अपने परिवार का और समाज का ख्याल रखें, ध्यान रखें। और जो बच्चे अब डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं, उनके सपनों को ये भी उड़ान भरने का मौका दें, उनको हिम्मत दें, ताकत दें। इनके लिए क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। इस संस्था के लिए, जो संस्था ये नहीं चाहती कि हमें कोई फेम मिले, बच्चे आगे बढ़ते चले जाएं और वो जो हासिल करना चाहते हैं वो हासिल करते चले जाएं। इन सब सारी चीज़ों के लिए कमेंट बॉक्स पे ज़रूर अपनी राय रखिएगा, और बाकी अपडेट्स के लिए केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।